हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारा पहला वीडियो पसंद आया होगा। तो फिनिक्स सीरीज के दूसरे वीडियो में हम लोग एनएलएम विदाउट फ्रिक्शन के कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे क्वेश्चंस रिलेट होंगे वेज और पुली कंस्ट्रेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में हमें एक 200 ग्राम का ब्लॉक रख दिया गया है और एक इंक्लाइंड प्लेन पे दिया गया है जिसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है स्टूडेंट्स? 0। इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है और उस फोर्स की वैल्यू उसने दी √x न्यूटन। हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, सच दैट हमारा ब्लॉक स्टेशनरी पोजीशन पे रहे। स्टेशनरी पोजीशन पे रहने का मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के तरफ जाता है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या करते हैं? नेट फोर्स इक्वल टू 0, किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 करते हैं। चलिए करते हैं, हम अपने ब्लॉक के ऊपर सारे फोर्सेस को देखते हैं। तो 200 ग्राम वाले ब्लॉक पे एक लगेगा इसका mg साइन थीटा, नीचे की तरफ लगेगा mg साइन थीटा, इधर लगेगा mg cos थीटा, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल। और इस फोर्स को भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे इन 2 कंपोनेंट। तो अगर मैं इस फोर्स को देखूं तो अगर ये 60 डिग्री तो ये भी थीटा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन चला जाएगा जो ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी f cos थीटा, और फोर्स की एक वैल्यू परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन आएगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी f sin थीटा। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? हमें क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू पूछी है। तो नॉर्मल वाले इक्वेशन को यानी कि परपेंडिकुलर वाले को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम सीधा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने अलोंग वेज के अलोंग लगने वाले फोर्सेस को बराबर कर देते। ये 0.2 kg का ब्लॉक है। इस 0.2 kg के ब्लॉक पे mg sin थीटा दैट इज 0.2 into 10 into cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इज √3/2। ओके, तो दिस इज √3 न्यूटन, और जो इधर फोर्स लग रहा है दैट इज √x cos 60 इज 1/2। हेंस अलोंग दी वेज दैट इज √3 इज इक्वल टू √x/2। तो यहां से √x का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 2√3। अगर हमसे फोर्स पूछा तो फोर्स की वैल्यू हो गई 2√3 न्यूटन, और हमें अगर x की वैल्यू पूछ दी तो x की वैल्यू हो जाएगी 2√3 का होल स्क्वायर दैट इज 4 3 जा 12, जो भी यूनिट हो इसका। ओके, तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि एक नंबर है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 12। तो जब भी हमारे स्टेशनरी पोजीशन पे बोले और फ्रिक्शन नहीं है तो हमेशा हम ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाएंगे जहां पे नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इक्वल टू 0 होता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप x डायरेक्शन में देख रहे हैं, y डायरेक्शन में देख रहे हैं, अलोंग द वेज देख रहे हैं या परपेंडिकुलर टू वेज देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बेटा हमारा कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जो फ्रिक्शनलेस है और उसके ऊपर 2 ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, और दोनों ब्लॉक का जो वेट है वो 4 kg एंड 1 kg दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्प्रिंग। तो चलिए हम लोग टेंशन इन द स्प्रिंग निकालते हैं और साथ साथ एक्सेलरेशन भी दोनों ब्लॉक का फाइंड करते हैं। ओके, तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि 4 kg पे एक फोर्स लग रहा होगा mg का कंपोनेंट mg sin थीटा। अलोंग द वेज हमेशा कौन लगता है? mg sin थीटा। mg sin थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 into 10 दैट इज 40, एंड sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो दिस विल बी द फोर्स दैट इज 20√3 न्यूटन का फोर्स लगेगा 4 kg के तरफ। और 1 kg पे कितना लगेगा mg का कंपोनेंट? 1 kg पे लगेगा सर 10 into sin 30। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 दैट इज 5। हेंस 1 kg पे लगा 5 न्यूटन का फोर्स। नाउ टू फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन, अब देखो 4 kg पे वेट फोर्स ज्यादा लग रहा है, 1 kg पे फोर्स कम लग रहा है, तो 1 kg बाय डिफॉल्ट किधर जाएगा? ऊपर की तरफ, एंड 4 kg किधर आएगा? नीचे की तरफ। सर क्या ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। सर आप कैसे बोल सकते हो सेम होगा? क्योंकि रस्सी एक है, यानी स्प्रिंग हमारा सेम है। पुली के इस साइड और पुली के उस साइड दोनों तरफ हमारी स्प्रिंग सेम है, और जब भी हमारे पास रस्सी एक होती है तो हमारा एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट मोशन से सेम आ जाएगा। तुम ही सोच के देखो, अगर 1 kg का एक्सेलरेशन डिफरेंट हुआ या 4 kg का एक्सेलरेशन 1 kg से ज्यादा हुआ तो 4 kg जल्दी आना चाहेगा, तो यहां से रस्सी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ठीक है, और 1 kg स्लो गया, तो अगर 1 kg जल्दी ऊपर चढ़ा और 4 kg धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो रस्सी के ऊपर टेंशन रहेगा क्या?
नहीं रहेगा, रस्सी के ऊपर कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। तो टू मेंटेन द टेंशन ऑन अ थ्रेड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक शुड बी सेम। चलिए सर, एक बात तो पता चल गया, एक्सेलरेशन कॉमन होगा, लेट द एक्सेलरेशन बी ए। अब सर एक्सेलरेशन फाइंड कैसे करें? सर बहुत बेसिक फंडा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मूवेबल मास, टोटल मूवेबल मास। अच्छा, तो सर ये फोर्स बाय मास ही है, हाँ फोर्स बाय मास ही है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मूवेबल मास। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है सर? सर 20√3 इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स इज 20√3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय टोटल मूवेबल मास। तो मास इज सर कौन कौन से मास मूव कर रहे हैं सर? 4 kg एंड 1 kg, दैट इज 5। जब इसे आपने सॉल्व किया तो आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आया, कॉमन लिया तो कितना आ गया? दिस इज 5 गया, यहाँ 1 बच गया, दिस इज 4, हेंस 4√3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओके सर, एक्सेलरेशन हमारे पास मिल गया। अब क्या करना है? टेंशन फाइंड करना है। कैसे करना है सर? इस रस्सी पे जो टेंशन होगा वो अवे फ्रॉम पॉइंट लगेगा, यानी टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, टेंशन ऊपर की तरफ लगा और 5 न्यूटन किधर है? नीचे की तरफ, और बॉडी मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देते हैं। तो नेट फोर्स इज T माइनस 5, मास इज 1 kg, 1 से 1 a को मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आएगा, और a की वैल्यू हमारी है कितनी? 4√3 माइनस 1। तो T इज इक्वल टू 4√3 माइनस 1 प्लस 5, दैट इज T इज इक्वल टू 4, कॉमन ले लें, यहाँ पे 4 बचा, √3 प्लस 1 न्यूटन। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसमें हमने दो कंसेप्ट को सीखा, एक कि अगर रस्सी एक रहती है तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन से हमारे एक्सेलरेशन सेम हो जाते हैं, और दूसरा अगर मुझे कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मूवेबल मास करके हम किसी भी सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 4m, ओके, और इस 4m को एक तरफ से पुली से अटैच किया गया है, जिसके साथ पुली को एक ब्लॉक मास m के साथ अटैच कर दिया गया है, और इस 4m के एक साइड 2mg का फोर्स लगाया गया है, ओके, इन नेगेटिव x डायरेक्शन। आई स्लैब देने का ये मतलब है कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है बिटवीन ब्लॉक एंड दी स्लैब, ओके, और ये हमारा आई स्लैब फिक्स है। गिवन है हमें कि टेंशन इज इक्वल टू x mg by 5, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, आई होप आप लोग उसे ट्राई करेंगे। बाकी सॉल्यूशन के लिए मैं हूं ही बेटा। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं इस ब्लॉक पे देखूं तो इस पे नीचे कितना लग रहा है स्टूडेंट्स? mg, और ऊपर क्या लग रहा है सर? टेंशन T, इधर भी टेंशन T। सर अगर मैं इस m एंड 4m को एक सिस्टम मान लूं, इस m एंड 4m को एक सिस्टम मान लूं, ठीक है सर, मान लिया। मानने से क्या होगा सर? सर नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन यानी कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा सर। कैसे सर? सर कॉमन एक्सेलरेशन ऐसे आएगा कि ये जो 4m है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 2mg का लग रहा है, और इस m पे जो फोर्स लग रहा है वो mg का लग रहा है। बड़ा फोर्स कौन है सर? बड़ा फोर्स तो 2mg है। सर फ्रिक्शन है क्या? नहीं है। सर हम सोचेंगे डायरेक्शन के बारे में? नहीं सोचेंगे। जिधर बड़ा फोर्स बॉडी उधर मूव करेगा, यानी कि सर ये ऊपर जाएगा विथ एक्सेलरेशन a, और ये टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा विथ एक्सेलरेशन a। सर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा या सेम होगा? एक्सेलरेशन सेम होगा। सर क्यों? क्योंकि सेम थ्रेड से अटैच है। अकेले यहाँ क्या लग जाएगा? पुली कंस्ट्रेंट। गुड। तो सर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें? तो एक्सेलरेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था कि एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मूवेबल मास, टोटल मूवेबल मास। तो एक्सटर्नल फोर्स सर 2mg माइनस mg, 2mg माइनस mg, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 4m एंड m, 5m। अच्छा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? mg by 5m, m से m कट गया, यानी एक्सेलरेशन इज g by 5, ओके, एक्सेलरेशन इज g by 5 मिल गया हमें सर। सर लेकिन हमें तो टेंशन चाहिए। टेंशन के लिए क्या करें? कुछ मत करो, ये किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बना दो। m के लिए एफबीडी देखो, अगर मैं m के लिए एफबीडी देखूं तो सर टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और बॉडी मूव कर रहा है किस एक्सेलरेशन से? a एक्सेलरेशन से। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देंगे सर, यानी टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m इनटू, और a का वैल्यू कितना है सर? g by
5। अच्छा, तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा सर mg/5 प्लस mg। सर ये वैल्यू तो 5 + 1 6, एलसीएम लेने के बाद 6 mg/5। सर इसको अगर मैं इससे रिलेट करूं तो x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आया 6, तो x का वैल्यू हमारे पास आया 6। सेम प्रोसेस, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सारे जेईई मेन में पूछे हुए क्वेश्चन है, बार बार एक ही कंसेप्ट को रिपीट करता है। अगर वो क्वेश्चन फ्रिक्शन से ना हो तो प्लीज आप इस तरह के क्वेश्चन को अपने प्रैक्टिस में लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सिस्टम दिया गया है, एक वॉल है जिससे एक थ्रेड को अटैच किया गया है और उस थ्रेड पे किसी एक पॉइंट पे फोर्स लगाया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, और उस थ्रेड से एक हमारा ब्लॉक है जो कनेक्ट किया गया है। ओके, और इस ब्लॉक की जो मास है वो √3 kg का मास दिया गया है। हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द टेंशन इन द thread, what will be the tension in the thread if the block or the whole system is in equilibrium। जब भी हमारे पास एक पॉइंट पे 3 फोर्सेस लगते हैं, जब भी हमारे पास एक पॉइंट पे 3 डिफरेंट फोर्सेस लगते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये समझिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक पॉइंट है और इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। सपोज करो F1, F2 एंड F3, और तीनों के बीच में कुछ एंगल है, लेट इट बी θ1, let it be θ3 and let it be θ2। और हमें ये कहा गया है कि अंडर दिस 3 फोर्सेस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अंडर 3 फोर्सेस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस एक पॉइंट से पास कर रहे हैं तो इस फोर्सेस को हम लोग कंकरेंट फोर्स कह देंगे। ओके, और जब हमारा बॉडी अंडर द 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम पे आता है तो हम वहां पे एक थ्योरम लगाते हैं जिसे हमें बोलते हैं लामिस थ्योरम, और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं F1 उसके सामने वाला एंगल, तो F1 के सामने वाला एंगल क्या है? θ1, तो साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू F2। F2 कहाँ है सर? सर ये है F2, F2 के सामने वाला एंगल, तो F2 से ऐसे देखोगे तो कौन सा एंगल दिखेगा सर? θ2। साइन ऑफ θ2 इज इक्वल टू F3 अपॉन F3 के सामने वाला एंगल कौन सा है सर? साइन ऑफ θ3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लामिस थ्योरम हमें बोलता है कि अंडर द एक्शन ऑफ 3 concurrent force if the body is in equilibrium position or stationary we can write all the forces in this manner। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, अगर मैं अपने क्वेश्चन में वापस आऊं तो मुझे दिख रहा है कि सर इस पॉइंट पे तो एक फोर्स लग रहा है। हाँ सर, इधर क्या लग रहा है सर? सर टेंशन लग रहा है। और सर अगर मैं यहां से नीचे की तरफ देखना चाहूं तो सर यहाँ पे mg लगेगा, दैट इज 10√3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मतलब सर हमारा एक पॉइंट से 3 फोर्स पास कर रहा है, बिल्कुल पास कर रहा है। तो सर अब एंगल फाइंड कर लें, बिल्कुल करते हैं। सर ये एंगल तो सिंपली 90 डिग्री हो गया। हाँ सर हो गया। सर ये 30 डिग्री दिया है, ओके बेटा, तो ये 30 डिग्री दिया है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कितना हो गया? 30 डिग्री, और ये कितना हो गया? 90। तो ये एंगल टोटल कितना हो गया सर? 90 + 30। अगेन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और अगेन ये 90, तो ये एंगल टोटल कितना हो गया? 90 + 60। क्या हमें 3 डिफरेंट फोर्सेस मिल गए? क्या उसके अपोजिट एंगल्स मिल गया? तो चलो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। टेंशन के अपोजिट एंगल, तो ये टेंशन के अपोजिट एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो सीधा हम लोग क्या लिख लेंगे? साइन 90। अगेन √3, 10√3 न्यूटन, 10√3 न्यूटन का जो फोर्स है उसके अपोजिट एंगल कितना है? उसके अपोजिट एंगल तो 30 + 90 है, तो 10√3 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 + 30 डिग्री। ओके, एंड F के बगल वाला एंगल कितना है? तो F के अपोजिट एंगल, एकदम F के अपोजिट एंगल है साइन ऑफ 90 + 60 डिग्री। हमें टेंशन पूछा है, हम फोर्स भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो साइन 90 + थीटा बिकम्स cos थीटा, साइन 90 + थीटा बिकम cos 30, साइन 90 + 60 विल बिकम cos 60। तो इसको थोड़ा सा, साइन 90 का वैल्यू 1, यानी टेंशन अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 10√3 अपॉन cos 30, 10√3 अपॉन cos 30 इज इक्वल टू F अपॉन cos 60। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमें टेंशन चाहिए था, चलिए यहां देखिए। तो अगर मैं देखूं तो सर टेंशन का वैल्यू यहां से 10√3 cos 30 का वैल्यू कितना होता है सर? वो तो √3/2 होता है, 2 ऊपर चला गया, ये कट गया, कितना आया? 20 न्यूटन। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया? 20 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो कितना होगा?
20 न्यूटन का। कोई आपसे फोर्स बोलता तो भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। मैं फोर्स को इसके साथ इक्वेट कर देता, या मेरा टेंशन आ गया है तो मैं F बाई cos 60 को 20 से इक्वेट कर दूंगा। तो अगर एक पॉइंट से तीन फोर्सेस, थ्री डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं और उन फोर्सेस के एक्शन के अंदर हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो हम हमेशा ये थ्योरम लगा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लैमिस थ्योरम। ये आपके बहुत टाइम बचाएगा स्टूडेंट्स, और इसी तरह हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स को देखते रहेंगे।